Good morning, everyone. We have already started our chapter number 4 of history, which is the Central Islamic lands, where we have seen basically the origin of the religion Islam and its political expansion and the different rulers under which this area expanded and what all changes were visited, or you can say what all changes were experienced by these people. Now we move on to the other parts of the chapter, that is economy, agriculture and urbanization. Now economy we have already done in our previous class, where we have done that these people were mainly agricultural and there were big and small peasants. Then we have studied about the way when they have studied about the various taxes, and along with this we did that what were the changes in the amount of taxes that were experienced by Muslims and the non-Muslims. And then we also saw the coming of iktas, and we also saw that how these people started growing new crops such as cotton, oranges, bananas, watermelon, etc. So this was about their economy. Now we will move on to the other aspects, and specifically अगर अपने देखेंगे we'll study about the urbanization. Now when we talk about urbanization, अपने को basically पता है कि urbanization का मतलब होता है कि cities कैसे emerge हुई, कितनी develop थी, and these kind of things. Now, along with this, if we want to understand in detail about the kind of development that occurred there in terms of cities, we will also look into the reasons for it. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे है ना इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है ये फ्लरिश इसलिए हुई थी बिकॉज देयर वर नंबर ऑफ सिटीज विच केम अप. जनरली जो सिटीज है दे वर फाउंडेड मेनली फॉर सेटलिंग द अरब सोल्जर्स, क्योंकि नए सोल्जर्स थे और बहुत ज्यादा अमाउंट में थे, तो जिनको जुन बोला जाता था, इनको सेटल करने के लिए सिटीज बहुत सारी हम बोलेंगे इस्टेब्लिश की गई थी. नाउ दीज वर एक्चुअली द बैकबोन ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ठीक से हो पाए और कोई प्रॉब्लम ना हो इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रनिंग ऑफ द गवर्नेंस. दीज पीपल वर considered very important. That is why we will notice that special cities were set up for these people. Now iske sath we will see one more thing, which is that among the garrison cities which were called Misr in Arabic जो word है for garrison city वो होता है मिस्र, और स्पेशली इजिप्ट में यूज होता था ये टर्म. अब ये गैरिसन सिटीज क्या होती है? ये होती है मेनली, गैरिसन वो एरिया होती है जहाँ पे मेनली सोल्जर्स होते हैं टू गार्ड दैट पर्टिकुलर एरिया. तो गैरिसन सिटीज वो सिटीज हो जाएगी जहाँ पे ज्यादातर सोल्जर्स रहते हैं, और ये सोल्जर्स इसलिए रहते हैं ताकि जो वो एरिया है वो सिक्योर्ड रहे, उसका अच्छे से डिफेंस हो सके. नाउ ये जो मेनली हम बोलेंगे गैरिसन सिटीज या मिस्र थी, ये थी कूफा और बसरा, फुस्टैक और कैरियो थी. नाउ विद इन अ हाफ सेंचुरी ऑफ इट एस्टैब्लिशमेंट एज द कैपिटल ऑफ द एबिसिड वी कैन से कैलिफेट, यानी जब एबिसिड कैलिफेट का टाइम था अराउंड उसके हाफ सेंचुरी के एस्टैब्लिश होने के बाद ही हम देखेंगे कि पॉपुलेशन ऑफ बगदाद जो है वो अराउंड हो गई थी 1 मिलियन. यानी जो पॉपुलेशन ऑफ बगदाद है इट हैड रीच्ड अराउंड 1 मिलियन within a very short span of time, because we know that there were lot of factors which added to the, you can say, pacing up of या speeding of the process of urbanization. इन सिटीज, ये जो मिस्र या गैरिसन सिटीज थी और बाद में जो बाकी सिटीज थे, इनके अलावा जो ओल्डर टाउन्स थे पहले वाले, जैसे कि डेमेस्कस और सेमरकंद, ये वाले जो पुराने टाउन्स है,
इनको भी कहीं ना कहीं एक तरीके से नई लाइफ मिल गई। नई लाइफ का क्या मतलब है, थोड़े दिन और जो है ये अच्छे से सरवाइव कर पाए, क्योंकि cities were coming up and they were having some kind of link with the new cities also। और इनकी साइज और पॉपुलेशन है ना वो भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि एक सपोर्ट था इनके पास। और वो सपोर्ट क्या था, इट वाज कि प्रोडक्शन भी बढ़ रही थी फूड ग्रेन्स की। ऑब्वियसली इसका मतलब लोगों के पास खाने के लिए था आराम से। रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन, शुगर, ये सारे जो है फॉर अर्बन मैन्युफैक्चरर्स भी अवेलेबल थे, जिसके कारण ये एरियाज भी जो है धीरे धीरे सस्टेन कर पा रही थी उस टाइम पे, और कहीं एक्सपैंड भी हो रही थी साइज में भी और पॉपुलेशन में। अब जो वास्ट अर्बन नेटवर्क डेवलप हुआ था, लिंकिंग वन टाउन विद अनदर एंड फॉर्मिंग अ सर्किट। अब क्या हुआ, जब इतने अर्बन सेंटर्स डेवलप हो गए हैं और सबके सब एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जो कनेक्शन बन जाता है या जो लिंक बन जाता है उससे एक तरीके का सर्किट बन गया था। मतलब सर्टेन काइंड ऑफ कनेक्शन वाज फॉर्म बिटवीन द वेरियस अर्बन एरियाज ऑफ this empire, and because of this we will just notice ki all of them were connected well and all of them were witnessing progress in one way or the other. Now if we talk more in terms about the kind of habitation and the structure of the cities, we will first see that at the heart of the city were two building complexes। टू बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस थे वहां पे, जहां पे हम देखेंगे बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी वाज वेरी वेरी क्लियरली विजिबल, एंड इकोनॉमिकली आल्सो इट वाज वेरी वेरी पावरफुल। अब ये जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस थे इनमें बेसिकली था क्या, एक तो थे मॉस्क, जो कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क। कॉन्ग्रीगेशनल का मतलब होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ लोग असेंबल होते हैं स्पेशली फॉर रिलीजियस पर्पस या वर्शिप करने के लिए। तो जो इनके मॉस्क थे, जो नाम दिया हुआ है मस्जिद अल जामी, ये थे। इसके बहुत ऑब्वियसली बहुत बड़े और बहुत वी कैन से इट वाज मेड इन सच अ वे दैट it was visible from far off areas। From distance also you can easily identify that this is the mosque because they were made in such a way, very big and elaborate करके बहुत बड़े से स्पेस में बनाते थे। इसके अलावा होता था सेंट्रल मार्केट प्लेस, जिसको बोलते थे सुक, SUQ। अब ये जो सुक है इस पे क्या होता था, इसमें शॉप्स होती थी एक रो में जिसमें लोग सामान बेचते थे। मर्चेंट्स की लॉजिंग होती थी जिसको बोलते थे फंडक। इसका क्या मतलब है, लॉजिंग का मतलब होता है जैसे हम बोलेंगे गेस्ट हाउसेस जहाँ पे लोग आके रुकते हैं, या धर्मशाला जैसे। तो गेस्ट हाउसेस बेसिकली समझ लो जहाँ पे मर्चेंट्स दूसरे एरिया के आते थे, रहते थे और अपना सामान बेचते थे या वहां से सामान खरीदते थे। इसके अलावा ऑफिस ऑफ मनी चेंजर भी होती थी। ऑफिस ऑफ मनी चेंजर क्यों होते थे, बिकॉज ऑब्वियसली कोई जो लोग बाहर से आते थे उनको यहाँ की करेंसी लेनी पड़ती थी इफ दे वांटेड टू बाय समथिंग, या उतने दिन जितने दिन भी रहने के लिए आए थे तो उनको वहाँ की करेंसी चाहिए होती थी। कहाँ की, इस एरिया की, यानी जो अरब वाली एरिया वहाँ की। तो ऑब्वियसली इनको करेंसी चाहिए होती थी और इसीलिए यहाँ पे मनी चेंजर्स वाले ऑफिसेस भी होते थे। ये जो सिटीज है दीज वर होम्स टू एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटर्स का टर्म होता है अयान, यानी मेनली सिटीज में कौन लोग रहते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे और स्कॉलर्स होते थे और मर्चेंट्स होते थे, जिनको बोला जाता था तुज्जर। ये जो है जनरली जो सेंटर होता था उसके आसपास ही रहते थे, ताकि जो अपने जो भी इनका मेन काम है उसको ये लोग फुलफिल कर पाए। नाउ इसके अलावा जो कॉमन लोग हैं या हम बोलेंगे जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स और सोल्जर्स हैं, उनके जो लिविंग क्वार्टर्स थे, उनकी जो रहने की जगह थी वो आउटर सर्कल में होती थी। मतलब इनर में तो हम देखते हैं मस्जिद और ये जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह है इनके हाउसेस होते थे, और जो मार्केट प्लेस ये वाली चीजें। इसके अलावा उसके बाद मतलब इनिशियली मॉस्क, उसके बाद मार्केट प्लेस और उसके आसपास ही हो जाते थे हाउसेस ऑफ द स्कॉलर्स एंड द मर्चेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स। उसके बाद ऑर्डिनरी सिटीजन जो है थोड़ा आउटर में रहते थे, ज्यादा नहीं पर आउटर सर्कल में।
इनका अपना अलग मॉस्क होता था या फिर चर्च या फिर सिनेगॉग। सिनेगॉग क्या होता है, ज्यूइश जो लोग हैं उनका जो टेम्पल होता है उसको बोलते हैं सिनेगॉग। सारे के सारे जो हैं ये लोग अपने उस एरिया में अपने मॉस्क में जाते थे, अपने चर्च या अपने सिनेगॉग में। यहाँ पे सब्सिडी मार्केट होते थे जहाँ पे सामान मिलता था, मतलब ये लोग जाके ऑब्वियसली अपनी जरूरत का जो सामान है वो वहां से खरीद सकते थे। इसके अलावा दे हैड पब्लिक बात। पब्लिक बात क्या होती है, जहाँ पे पीपल गो एंड टेक बात, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो भाई ओनली फॉर यू कैन से लेजर टाइम एक्टिविटी। तो पब्लिक बात होते थे और एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग प्लेस होती थी जहाँ पे कोई भी मीटिंग होती थी तो सब लोग आके मिलते थे। At the outskirts were the houses of the urban poor। यानी कि आउटस्कर्ट्स यानी बाहर की साइड पे होते थे हाउसेस किसके, जो अर्बन पुअर थे। अर्बन पुअर यानी जो सिटीज में रहने वाले पुअर लोग थे वो। A market for green vegetables and fruits bought from the countryside। अब ये वो लोग थे जो पुअर एरिया, जो पुअर लोग इस साइड पे रहते थे उनके लिए सामान जितने भी अवेलेबल होते थे, चाहे वो मार्केट प्लेस हो चाहे वो बाइंग देयर थिंग्स रिलेटेड टू एवरीडे नीड। ठीक है, इनके अलावा यहाँ पे कुछ शॉप्स होती थी जो ये वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो है ये कंट्री साइड से खरीद के यहाँ पे बेचते थे। कंट्री साइड यानी कि गांव वाली एरिया, बिकॉज ये लोग पुअर थे, आउटर एरियाज में रहते थे ऑफ द सिटीज, बट दे वर द अर्बन पीपल। तो कंट्री साइड से ये लोग सामान लाते थे और ये लोग बेचते थे यहाँ पे। यहाँ पे कारवा स्टेशंस भी होते थे। कारवा स्टेशंस वो होते हैं जहाँ पे ये लोग अभी भी जो यहाँ पे ट्राइबल लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचते थे, उन लोगों का ऐसी जगह थी जहाँ पे ये लोग रुकते थे। और कुछ अनक्लीन शॉप्स होती थी। अनक्लीन शॉप्स का मतलब है जहाँ पे बुचरिंग होती थी। बुचरिंग का क्या मतलब है, जो ये लोग एनिमल्स को काटते हैं एंड वेदर इट इज फॉर ईटिंग और वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो टैनिंग और बुचरिंग के लिए जो है जो शॉप्स है उनको अनक्लीन शॉप्स के नाम से बोला गया, तो ये भी यहीं पे थे। सिटी वॉल्स जो है यानी मेन सिटी वॉल्स के बाहर अब इंस थे। इंस मतलब लोगों के रुकने की जगह। कौन से लोग जो अगर सपोज सिटी गेट्स बंद हो गए हैं, ऐसा टाइम आया कि मतलब रात का या ऐसा इनका जो भी टाइम फिक्स था, अगर वो बंद हो गए तो वो कहाँ स्टे करेंगे, तो सिटी के बाहर जो ये छोटे छोटे इंस रहने के लिए गेस्ट हाउस टाइप के वहां पे वो रेस्ट कर लेते थे। और इसके अलावा सिमेंट्रीज होती थी। सिमेंट्रीज क्या होती है, व्हेन पीपल डाई तो ऑब्वियसली द वेयर दे आर बरीड, वो वाली एरिया। तो ये सिटीज के बाहर सिचुएटेड होती थी और लोकेटेड होती थी। अब वी विल नोटिस की जो ज्योग्राफी थी इन एरियाज की जहाँ पे ये अरब रूलर्स रूल करते थे, वो बेसिकली बहुत वेरिड थी। मतलब अलग अलग टाइप के लैंडस्केप थे इनके पास अवेलेबल थे। एंड इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उस पे भी डिपेंड करता था कि ये लोग किस टाइप की लाइफ जो है वहां पे जी रहे हैं। तो ऑब्वियसली whenever we live in any areas many things are there which actually decide what kind of life we are leading। तो वैसे इनका हिस्टोरिकल इवेंट्स, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, लैंडस्केप का नेचर, इन सब के अकॉर्डिंगली जो सिटीज वगैरह है वो सिटी ड्वेलर्स जो है उस टाइप से लाइफ जो है वो जीते थे। Now if we talk about one more thing कि इनकी जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है और अर्बन डिमांड है फॉर फूड स्टफ्स एंड लग्जरीज एनलार्ज द सर्किट ऑफ एक्सचेंज। यानी जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है यानी पॉलिटिकली इतने एरिया पे ये लोग रूल कर पाए थे, और जो अर्बन एरिया की डिमांड है यानी सिटीज में एग्रीकल्चर तो होता नहीं है, तो यानी अर्बन एरियाज यानी सिटी वाली एरिया की जो डिमांड है फूड स्टफ की और लग्जरीज की, ये फुलफिल इसीलिए हो पा रही थी क्योंकि इनके जो लिंक थे, चाहे सिटी का सिटी से हो चाहे सिटी का कंट्री साइड से हो, लिंक बहुत अच्छा था, इनका सर्किट अच्छा था, जिसके कारण आराम से ये लोग अपनी जो लाइफ है वो कंटिन्यू कर पा रहे थे और लीड कर पा रहे थे। एक और पॉजिटिव चीज जो इनके लिए थी वो थी कि ज्योग्राफी जो है उसने भी मुस्लिम एम्पायर को बहुत फेवर किया। क्यों?
बिकॉज इनकी जो ट्रेडिंग जोन्स है वो एक्सपैंड कर रही थी बिटवीन इंडियन ओशन ऑन वन साइड एंड मेडिटेरेनियन ऑन द अदर साइड। उस टाइम पे हमें पता ही है कि मेनली ट्रेड कहाँ से होता था, ओशन और सी से होता था फार ऑफ एरियाज में। तो दे हैड द पॉजिटिव पॉइंट दैट दे वर हैविंग मेडिटेरेनियन सी ऑन वन साइड एंड द इंडियन ओशन ऑन द अदर साइड। नाउ अलोंग विद दैट देयर फॉर 5 सेंचुरी अरब और ईरानियन ट्रेडर्स जो है उन्होंने पूरा मोनोपोलाइज किया था ट्रेड रूट्स। जो कौन सी वाली ट्रेड रूट्स? रेड सी वाली और पर्शियन गल्फ वाली। मोनोपोलाइज का क्या मतलब होता है कि अकेले उनका ही ऐसे लग रहा था राइट था, क्योंकि उनकी लोकेशन इतनी अच्छी थी और उनके जो रिसोर्सेज है उनकी भी अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी थी कि वो आराम से ऐसा लगता था वही अकेले ट्रेड करते थे बिटवीन चाइना, इंडिया एंड यूरोप, तीनों कंट्रीज के बीच में। कंट्रीज क्या? चाइना, इंडिया एंड यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट। तो यूरोप के जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके साथ ये जो ट्रेड है दिस ऑब्वियसली पास थ्रू रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ। और इनमें हाई वैल्यू गुड्स जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड तक ट्रांसपोर्ट किए जाते थे, जैसे स्पाइसेस, टेक्सटाइल, गन पाउडर, पोर्सिलेन, ये सारे के सारे ये शिप किए जाते थे फ्रॉम इंडिया एंड चाइना टू द रेड सी फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ एडन एंड एदाब एंड द गल्फ पोर्ट्स ऑफ सिराफ एंड बसरा। यानी कहीं से भी ट्रेड होना हो, चाहे वो इंडिया से हो, चाइना से हो, यूरोप की तरफ जा रहा हो, पर उनको इस रूट के थ्रू जाना ही पड़ता था। और या फिर ये लोग जो है ये लोग कहीं दूसरी जगह से सामान लेके यूरोपियन एरियाज में बेचते थे, जिससे क्या था इनका बहुत ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट होता था। उसके बाद हम देखेंगे धीरे धीरे, ये तो होगी वाटर रूट की बात। अब धीरे धीरे ये लैंड रूट में भी ऐसे नहीं कि पीछे थे, ये जनरली जो अपने मर्चेंडाइज या जो अपना सामान है वो कैरी करते थे कैमल कारवास के ऊपर, यानी बहुत सारे कैमल्स के ऊपर अपना सामान को लोड करने के बाद ये क्या करते थे कि ये इनको ट्रांसपोर्ट करते थे टू द एरियाज वेयर दे वांट टू ट्रेड। और बेसिकली जो वेयर हाउसेज यानी बीच में रुक के जहाँ पे सामान ये लोग सप्लाई करते थे वो जिसको बोलते थे मकाजीन, ये थी बगदाद की, डेमस्कस, एलेपो, इन सब एरियाज तक वो लोग क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे। और इनका जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहा था। एंड ये जो वेयर हाउसेज है इनको हम बोलेंगे जो हम बोलते हैं मैगजीन, इसका ओरिजिन इसी से ओरिजिन आएगा ऑफ द वर्ड मैगजीन, जिसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। तो ये इन जगह पे जब कर देते थे तो लोकल कंजम्पशन के लिए भी यूज होते थे यहाँ पे सामान, और आगे उसको ट्रांसपोर्ट यहाँ से भी किया जाता था। और ये जो कारवाज है ना, इनका ट्रेड वैसे तो अच्छा चलता ही था, पर उसी टाइम अगर हम देखें कि अगर हज वाला टाइम भी है जब लोग आते जाते हैं यहाँ पे, या फिर सेलिंग सीजन कौन सा? मॉनसून सीजन। उस टाइम पे जनरली क्या होता था, ऐसी बोट्स होती थी जो वो लोग ऐसे टाइप पे ट्रेड करना शुरू करते थे जो विंड की डायरेक्शन में जाए। एंड यू नो दैट ड्यूरिंग द मॉनसून द टाइम इज वेरी सुटेबल बिकॉज मोस्ट ऑफ द विंड्स आर ब्लोइंग टुवर्ड्स इंडिया एंड द एशियन एरियाज। तो वो अपनी जो ट्रेड रूट है वो उसी टाइम स्टार्ट करते थे ताकि उनको मूवमेंट में बहुत आसानी हो। तो अगर ये कोइंसिडेंस हो जाता था या तो हज के टाइम पे या फिर अगर मॉनसून वाले टाइम पे, विच इज ऑल्सो गुड इन टर्म्स ऑफ अगर हम बोले क्लाइमेट के हिसाब से, तो इनका जो कारवा है वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस हो जाता था इन द टर्म्स की जो नंबर ऑफ पीपल है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाते थे। और उसके बाद ये जो रूट है इस पे इनका ट्रेडिंग जो है वो बहुत अच्छे अमाउंट में होता था। एट द मेडिटेरेनियन जब टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेड रूट्स, यानी जहाँ पे जाके लगभग इनका जो ट्रेड है वो हम बोलेंगे कि वाइंड अप होता था। और उसके बाद वो जब एक्सपोर्ट करते थे जो भी सामान यूरोप में, वो करते थे फ्रॉम द पोर्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जिसको हैंडल जनरली कौन करते थे? ज्यूइश मर्चेंट। यानी यहाँ पे अभी भी ज्यूइश जो है उन्होंने ट्रेड पे अपना पूरा जो बोलेंगे जो राइट था वो गिव अप नहीं किया। दे वर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिकली जब एक्सपोर्ट यूरोप में किया जाता था फ्रॉम द पोर्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, तो इस टाइम पे जूइश मर्चेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ कुछ चीजें जो हैं वो डायरेक्टली इंडिया में भी ट्रेड की जाती थी।
जिसका आपने एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे इन फ्यू ऑफ द रिकॉर्ड्स। और ये जो रिकॉर्ड्स है ऑफ गैलीजा, इसके बारे में अभी इन फ्यू मिनट्स वी स्टडी इन डिटेल। बट फ्रॉम 10th सेंचुरी जो रेड सी है इट गेन मोर इम्पोर्टेंस, क्योंकि अब जो कायरो है जो हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट एरिया थी, अब वो बन गया था सेंटर ऑफ कॉमर्स एंड पावर, क्योंकि जो ईस्टर्न गुड्स के डिमांड्स थे दे वर बिकमिंग वेरी वेरी हाई, यानी ईस्टर्न गुड्स, ईस्टर्न कंट्रीज से जो चीजें आ रही थी उनकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी फ्रॉम द ट्रेडिंग सिटीज ऑफ इटली। मतलब अब जो है राइज ऑफ कैरियो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था एज अ सेंटर ऑफ कॉमर्स एज कंपेयर टू द अदर सिटीज लाइक इटली, and the power of Cairo was growing because of the growing demands of the eastern goods, जो कि यहीं से क्या होते थे, ट्रेड होते थे। Now with this we are mentioned about few other things relating to this time period only, and that is about the paper or few historical records that we have. सबसे पहले तो पेपर जो है सेंट्रल इस्लामिक वर्ल्ड में रिटन वर्क्स स्टार्ट हो गए थे वाइडली, सबसे ज्यादा पहले भी होते थे, हमने पहले भी पढ़ा था कि अलग अलग चीजों पे लिखा जाता था, जो पेपरिस थे उस पे लिखा जाता था। पर जैसे ही पेपर इंट्रोड्यूस हुआ वैसे ही जो सर्कुलेशन ऑफ रिटन वर्क है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया। सबसे पहली चीज जो इस डायरेक्शन में हुई थी वो ये हुई थी कि पेपर जो है इट वाज मेड फ्रॉम लिनन, पेपर वाज मेड फ्रॉम लिनन, इट केम फ्रॉम चाइना, चाइना से आया था। और ये जो पेपर था ये बनाया जाता था लिनन में, where the manufacturing process was closely a guarded secret। पहले जो चाइना वाले हैं उन्होंने कहीं पे भी ये सीक्रेट रिवील नहीं होने दिया कि वो लोग पेपर कैसे बनाते हैं। Nobody had the idea that how the paper is made, and we have already studied in 10th class कि चाइना ने ये सीक्रेट रखा था कि कैसे उन्होंने पेपर बनाया है। तो पेपर इनिशियली ऑब्वियसली चाइना से आता था। फिर क्या हुआ, 751 में एक मुस्लिम गवर्नर थे समरकंद, जिन्होंने अराउंड 20,000 चाइनीज इन्वेडर्स जो है उनको एज प्रिजनर्स रख लिया था, जिनमें से काफी को पेपर बनाना आता था। तो अब नेक्स्ट 100 इयर्स तक ये जो एरिया है समरकंद, यहाँ के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट आइटम रहे एज फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यहीं से होने लग गया था पेपर, क्योंकि यहाँ के लोगों में वो चाइनीज लोग थे एज प्रिजनर्स जिनको पेपर बनाने आते थे, और वो बना रहे थे और बता रहे थे टेक्निक, और यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था। बट क्योंकि इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि किसी भी चीज की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, कि भाई सिर्फ समरकंद वाले एरिया वाले क्यों पेपर मैन्युफैक्चर और सेल कर रहे हैं, इट पेपर बिगैन टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन रेस्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड ऑल्सो। अब बाकी जगह है वहां पे भी प्रोड्यूस होने लगे। बाय द मिडल ऑफ द 10th सेंचुरी मोर और लेस हम देखेंगे जो पेपरिस जिस पे पहले लिखा जाता था अब वो रिप्लेस होने लग गया था, और लोग जो है उसकी जगह किस पे लिख रहे थे, ये जो लिनन वाला पेपर थे इस पे। और ये जो राइटिंग मटेरियल पहले जो ये हम पेपरिस की बात की थी, जो प्लांट के इनर स्टेम से बनता था, बेसिकली नाइल वैली के आसपास ये प्लांट उगता था, ये धीरे धीरे लोगों ने यूज करना कम कर दिया था, और पेपर मेड ऑफ लिनन वाज नाउ यूज्ड। अब पेपर की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अपने पास इससे रिलेटेड कुछ डिपिक्शन है, कुछ रिकॉर्ड्स है, स्पेसिफिकली अब्दुल लतीफ के जो कि डॉक्टर थे फ्रॉम बगदाद, उन्होंने लिखा है कि किस टाइप से पेपर कैसे इंपॉर्टेंट हो गए थे। और एक रेजिडेंट ऑफ इजिप्ट है 1193 एंड 1207 के बीच में, उन्होंने भी यही लिखा है कि हाउ इजिप्शियन पेजेंट्स जो है दे रॉट द ग्रेव्स, यानी ग्रेव्स को जाके वो लोग ग्रेव्स में से क्या करते थे, जो मम्मी होती है उनके अराउंड अगर लिनन जो क्लॉथ है वो रैप किया हुआ है तो उसको जाके चुराते थे। यानी ग्रेव्स के अंदर से मम्मीज जिस लिनन क्लोथ में रैप यानी कि उनको लपेटते थे उसको वो लोग खोलने लग गए थे पेपर, और उसको जाके फैक्ट्रीज में बेचते थे, इसलिए कि पेपर आप मैन्युफैक्चर करो। मतलब इतनी डिमांड हो गई थी, और ऑब्वियसली जो पुअर पीपल या पुअर पेजेंट्स थे जो सोचते थे ऐसे ही पैसे अर्न कर लेते हैं, वो ये भी करने लग गए थे।
अब पेपर आने के बाद ऑब्वियसली कमर्शियल और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी लोग अब बहुत ज्यादा लिखने लग गए थे। 1896 में अपने पास एक कलेक्शन मिला है मिडिवल ज्यूइश डॉक्यूमेंट्स, जो कि एक सील्ड रूम में अपने को मिला है, जिसको बोलते हैं गेंजिया। अब ये जो गेंजिया है ये हमें मिला ऑब्वियसली जब ये एक ज्यूइश एरिया में मिला है, बेन एजरा सिनेगॉग। सिनेगॉग मैंने पहले भी बोला था, जो ज्यूइश की रिलीजियस टेम्पल होता है उसको, और जगह कहाँ थी, फुस्टैट। यहाँ पे अपने को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं सील्ड रूम में, गेंजिया में, एक सिनेगॉग में, बेन एजरा में, फुस्टैट में। इस डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया गया है और इसीलिए अपने को इस टाइम के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इसमें एक पॉजिटिव चीज ये है कि ये अभी तक इसीलिए सरवाइव कर पाए है क्योंकि जूइश ट्रेडिशन में ये है कि किसी भी चीज पे, चाहे किसी भी पेपर पे अगर गॉड का नाम लिखा हुआ है तो वो लोग उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते थे। तो क्योंकि उनपे ऑब्वियसली सिनेगॉग में था, गॉड का नाम लिखे हुए थे, इसीलिए वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए, प्रिजर्व्ड है और हमें उनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अब ये जो गेनिजा है इसमें हम देखेंगे कि लगभग 1/4 मिलियन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स है डेटिंग बैक टू मिड 8th सेंचुरी। ज्यादातर जो है वो 10 से 13 सेंचुरी के आसपास के डॉक्यूमेंट्स हैं, फैटिमिड पीरियड, आयुर्वेद और अर्ली ममलुक पीरियड से रिलेटेड। इनमें पर्सनल लेटर्स भी थे जो मर्चेंट्स अपने फैमिली और फ्रेंड्स को लिख रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट्स थे, प्रॉमिसेस ऑफ डाउरी थी, सेल डॉक्यूमेंट्स थे, लॉन्ड्री लिस्ट थी और बाकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे। मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो है वो लिखे गए थे कौन से लैंग्वेज में, जूडियो अरेबिक, जो कि एक तरीके की अरेबिक लैंग्वेज ही थी, पर थोड़े उसमें हिब्रू कैरेक्टर्स यूज होते थे जो ज्यूइश कम्युनिटीज यूज करती थी मिडिवल मेडिटेरेनियन एरिया में। अब जो ये गेनिजा डॉक्यूमेंट्स है ये अपने को लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में तो बहुत इंफॉर्मेशन देते ही हैं, जैसे डाउरी से रिलेटेड प्रॉमिसेस हैं, लॉन्ड्री लिस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट्स, फैमिली फ्रेंड से रिलेटेड बातें हैं। तो ये हमें उनकी फैमिली रिलेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में तो बताते हैं, पर इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बताते हैं। इकोनॉमिक एक्सपीरियंस ऑब्वियसली क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स है और सेल डॉक्यूमेंट्स है, मर्चेंट से रिलेटेड है और बाकी ऑफिशियल कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हुआ ये सारे हैं, तो अपने को उनके इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस के बारे में भी पता चल जाता है और मेडिटेरेनियन और इस्लामिक कल्चर के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। ओवरऑल हमें मतलब बहुत कुछ पता चलता है फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये ऐसा भी सजेस्ट करते हैं कि जो बिजनेस स्किल और कमर्शियल टेक्निक्स मिडिवल इस्लामिक वर्ल्ड के ट्रेडर्स के पास थी ना, उतनी यूरोपियन लोगों के पास भी नहीं थी। मतलब ये लोग जो है इस्लामिक वर्ल्ड वाले बहुत एडवांस थे और ये अपने ट्रेड जो है बहुत अच्छी तरीके से करते थे। इवन दे वर फार बेटर एंड यू कैन से मोर स्किल्ड in the technique of trade as compared to the European people of that time. उसके बाद we come across one scholar named as बुइटेन, जो कि जिन्होंने एक मल्टी वॉल्यूम हिस्ट्री लिखी थी मेडिटेरेनियन टाइम की, फ्रॉम ये गेनिजा रिकॉर्ड से मिली है। तो मतलब उस टाइम के बाकी चीजों के बारे में भी अपने को पता चलता है। अब एक राइटर है अमिताभ घोष, ठीक है, अमिताभ घोष, इंडियन नेम ऑब्वियसली। ये भी इतना इंस्पायर्ड हो गए थे इस गेनिजा लेटर से, ये जो गेनिजा ने डॉक्यूमेंट्स किए थे इनके लेटर से इतना इंस्पायर हो गए थे कि इन्होंने भी उससे रिलेटेड, उसे इंस्पिरेशन लेके एक स्टोरी लिखी थी ऑफ एन इंडियन स्लेव इन हिज बुक नेम्ड इन एन एंटीक लैंड, ठीक है। सो आई एम रिपीटिंग, अमिताभ घोष इंस्पायर हो गए थे गेनिजा लेटर से, ये जो गेनिजा डॉक्यूमेंट्स है, और इससे रिलेटेड इन्होंने एक बुक लिखी थी अबाउट एन इंडियन slave and he named the book as in an antique land. So with this we complete a major part of it, the topic of this economy, agriculture and urbanization and commerce. We are just left with a little part of this particular topic, then we'll move on to the new topic of learning and culture. So I suppose things are clear to you people. If you find any difficulty relating to this topic, feel free to ask.
And so just give, again I'm telling you, give the portion that we have done a reading. We have done page number 92 and 93. Give it a reading, and if you have any problem, feel free to ask. So now we'll meet in the next class.